Hello students, that is job aspirants candidates who are searching jobs. जो लोग जॉब के सर्च में हैं उन लोगों के लिए ये क्लास मैं अरेंज कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप ये वीडियो देखते रहेंगे तो शायद आपको कुछ न कुछ परेशानी आपकी दूर होगी और समझने में भी आसानी होगी और आप कहीं कुछ कर सकेंगे आराम से। ठीक है, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं, यानी त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रि से मतलब तीन होता है, कोण तो कोण ही है, तो तीन कोण और बंद क्षेत्र। तीन कोण तो बहुत में होते हैं और तीन से ज़्यादा भी होते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं है। तीन कोण से तीन कोण बना हो और क्षेत्र भी बंद हो, यानी एक एरिया कवर करता हो, तभी वो ट्रायंगल होता है। ठीक है, यहाँ पर जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं कि राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं। राइट ट्रायंगल कहते हैं जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, उसी को हम लोग राइट ट्रायंगल कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक एंगल आपको दिख रहा है, ये सिंबल भी है 90 का। ठीक है, इस तरह का जो हम लगभग इस छोटे फोटो को देखेंगे तो लगेगा कि ये स्क्वायर है। ऐसे रेक्टेंगल भी बन जाए, थोड़ा ऊपर करके ऐसे कर देंगे तो भी वही सिंबल होगा। ठीक है लेकिन ये एक आयताकार या स्क्वायर बनता है छोटा सा फिगर में। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग राइट ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम लोग यह भी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ तीन एंगल होते हैं और तीन एंगल में का जोड़ हमेशा 180 यानी 180 डिग्री होता है। ठीक है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि सभी कोण क्या अलग अलग हो सकते हैं या एक हो सकते हैं या कुछ समान होते हैं। तो है ऐसा, आप लोग जानते हैं कि विषम कोण त्रिभुज होता है जिसमें तीनों कोण अलग अलग होते हैं और इसीलिए तीनों भुजाओं की लंबाई भी अलग अलग होती है। उसके बाद एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए दो कोण भी बराबर होते हैं, यानी बराबर भुजाओं के सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, एक त्रिभुज और है जिसमें तीनों कोण बराबर होते हैं तो जब तीनों कोण बराबर होंगे तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इसीलिए इनको समबाहु, बाहु माने भुजा और सम माने बराबर, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, समान लंबाई के हों, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और इस कारण इसके तीनों कोण बराबर हुए तो एक कोण 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। इसके बाद जो दो त्रिभुज पहले मैं बताया, विषम कोण त्रिभुज और आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु जिसके दो कोण बराबर होते हैं, ये दोनों त्रिभुज समकोण भी हो सकते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज कभी समकोण नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए
हम यह बनाए हैं तो आपको लग रहा है कि यह भुजा और यह भुजा अलग अलग माप का होगा, तो अलग अलग माप है तो ये कोण अलग माप होगा, ये कोण का माप अलग होगा। इस तरह से तीनों कोण, ये तो 90 है ही, और ये दोनों एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण एंगल होगा। न्यून कोण, न्यून माने छोटा, थोड़ा, ठीक है, न्यून माने थोड़ा। तो उस थोड़े का मतलब कि 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। और ये न्यून कोण हो गया, ये न्यून कोण हो गया। किसी भी तरह का त्रिभुज हो, 2 से कम न्यून कोण नहीं हो सकता, कम से कम 2 न्यून कोण होना ही अनिवार्य है, ठीक है। तो 2 कोण न्यून कोण होगा। और हम लोग जब इसमें भी पढ़ेंगे तो ये दोनों कोण का मान भले ही अलग अलग हो, तीनों कोण का मान चूंकि 180 है तो ये अकेले 90 है, तो इस दोनों का जोगफल यदि 90 नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा कुछ भी कम होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इस दोनों कोणों का योगफल 90 होगा। और 90, इसका मतलब है कि दोनों कोण जब बनेगा तो कुछ न कुछ मान होगा, और मान होगा तो 90 से छोटा ही होगा, तब न 2 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 होगा, ठीक है। तो इसका मान कुछ हो, इसका मान कुछ हो, दोनों 90 से छोटा होगा और दोनों को जोड़ के 90 होगा, तो दोनों न्यून कोण हो गए। अब हम लोग चूंकि त्रिकोणमिति का अध्ययन शुरू किए हैं, ट्रायंगल का या त्रिभुज का हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल का के माध्यम से त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। राइट ट्रायंगल ही से त्रिकोणमिति होता है। क्यों ऐसा होता है इसको थोड़ा आगे देखते हैं। तो मान लीजिए कि यह एंगल अगर थीटा है और यह एंगल अगर अल्फा है, तो हमेशा थीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 होगा। इससे कम, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आते हैं कि अगर हम हिंदी में इसको नामकरण करें तो 90 कोण के सामने की जो भुजा है, यहाँ इस त्रिभुज में कोण बी के सामने की भुजा बी छोड़कर बचा क्या, तो AC। तो AC को हम लोग कर्ण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब 2 न्यून कोण बचा। इस जिस कोण को उठाएंगे उसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी, ठीक है। जिस कोण को उठाएंगे उसके सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है। और वह कोण जिस पर बना होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए ये थीटा लेते हैं तो इसके लिए AB लंब हो गया, हिंदी में लंब कहते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और यह कोण इस भुजा पर बनी हुई है, इसीलिए इसको आधार कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में बेस कहते हैं। अब देखिए, जब हम कौन सा एंगल लिए थे, थीटा। कौन सा एंगल लिए थे पहले, थीटा एंगल लिए थे। इसीलिए थीटा इस भुजा BC पर बना है तो BC आधार हो गया, और थीटा के सामने की भुजा AB हो गई तो वो लंब यानी परपेंडिकुलर हो गया। अब अगर हम अल्फा एंगल उठाते हैं तब क्या होगा, अल्फा एंगल उठाएंगे तो अल्फा के सामने की भुजा BC है तो उसके लिए BC लंब हो जाएगा, उसके लिए ये BC लंब हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अल्फा बना हुआ है AB पर, तो उस स्थिति में AB जो है अल्फा के लिए आधार हो जाएगा यानी बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही 90 एंगल होगा, एक से अधिक हो नहीं सकता। तो जब एक से अधिक नहीं होगा तो असमकोण
जो है उसके सामने की भुजा को ही कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। समकोण के सामने की भुजा को ही कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और समकोण एक ही है, यानी 90 डिग्री का कोण एक ही है। एक ही होने के कारण AC को हाइपोटेन्यूज कहेंगे और दूसरा 90 है ही नहीं, इसीलिए दूसरा हाइपोटेन्यूज हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। लेकिन न्यून कोण तो 2 है। 2 न्यून कोण होने के कारण आधार और लंब बदल रहा है। जो कोण चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उस कोण के आधार पर उस कोण का आधार और उस कोण के लिए लंब, यानी त्रिभुज का लंब और त्रिभुज का आधार निर्धारित होगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति जो पढ़ रहे हैं, तो हम लोग लेते हैं डेफिनीशन कि साइन किसको कहते हैं। तो इसका पूरा नाम है SINE, साइन, लेकिन ई नहीं लिखते हैं, छोटा में लिखते हैं। तो साइन, और बिना एंगल दिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम थीटा एंगल लेते हैं, तो साइन थीटा का डेफिनीशन है, परिभाषा, कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे आधार। आप इसको लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार हिंदी में लिखेंगे, L से लंब, A से आधार, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लंब बटे, अरे आधार नहीं, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा को कहते हैं लंब बटे कर्ण, L बटा K। ठीक है, लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन थीटा। अब देखिए ये तो साइन का परिभाषा है, तो साइन थीटा ये साइन का परिभाषा हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है, सूत्र नहीं है, ये परिभाषा है। ठीक है, तो साइन की परिभाषा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ही लंब और आधार होंगे, कर्ण होंगे। दूसरे में आधार तो होते हैं लेकिन लंब और कर्ण तो नहीं होते। तो जब लंब, कर्ण और आधार की चर्चा होगी तो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज होंगे। अब समझ में आ गई बात कि समकोण त्रिभुज ही क्यों त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। चूँकि हम लोग लंब, आधार और कर्ण की बात करते हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज की ही चर्चा सिर्फ कर सकते हैं त्रिकोणमिति में, तो हमको समकोण त्रिभुज ही पढ़ना पड़ेगा, दूसरा तो कोई हमारे लिए उपाय ही नहीं बचता है। तो साइन की परिभाषा है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब, इसको अगर लंब को L से शुरू करें और कर्ण को K से शुरू करें तो L बटा K, यानी लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दोनों बड़ा बड़ा वर्ड है, इसीलिए मैं P और H ही लिखा हूँ। ठीक है, अब साइन थीटा के लिए, थीटा एंगल के लिए आप जान रहे हैं कि लंब AB है और कर्ण AC है। तो आप इस साइन थीटा के लिए जो साइन थीटा का मान होगा वह AB बटा AC हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा की परिभाषा है आधार बटे कर्ण, यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूज। यानी अगर आप इसको लिखना चाहें हिंदी में, आधार को A से शुरू करें या कर्ण तो H से है, हाइपोटेन्यूज ये K से शुरू करें तो A बटा K लिख सकते हैं। यानी इसको अब हिंदी में ही लिख देता हूँ, आधार बटे कर्ण। ठीक है, और तब ये हो जाएगा कॉस थीटा के लिए, यानी थीटा एंगल के लिए आधार हो गया BC, कर्ण हो गया AC। तो यहाँ लिखेंगे BC बाय AC, माने फोटो को देख के, चित्र को देख के जो त्रिभुज है। इसी तरह से टैन थीटा, टैन थीटा कहते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, यानी कि लंब बटे आधार, इसको कहते हैं। और टैन थीटा के लिए, यानी थीटा एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए टैन का वैल्यू क्या होगा त्रिभुज में, दिए बने हुए त्रिभुज में, तो AB अपॉन BC। ठीक है, AB अपॉन BC, ये हो गया। अब ये 3 है साइन थीटा, कॉस थीटा, यानी साइन, कॉस, टैन। ठीक है,
साइन को ऐसे फुल फॉर्म उसका ऐसा एन ई है, कॉस का कोसाइन है, कॉस का कोसाइन है, तो हम लोग ये नहीं लिखते हैं, सिर्फ कॉस लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से टैन जो है वह फुल फॉर्म उसका क्या है, टैंजेंट, जिसमें हम लोग GENT नहीं लिखते हैं, सिर्फ टैन लिखते हैं, ठीक है। और सब का रेसिप्रोकल यानी उल्टा, रेसिप्रोकल माने उल्टा। तो साइन का पहले यहीं से शुरू करते हैं, टैन का उल्टा कॉट होता है यानी कोटेंजेंट, कोटेंजेंट यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट में एन यहाँ से यहाँ तक काट देते हैं, सिर्फ कॉट लेते हैं, ठीक है। तो कॉट थीटा, अब जब टेंजेंट का उल्टा कॉट है, कोटेंजेंट है, तो यहाँ इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बोलिए B/P, ठीक है। B/P हो गया यानी कि आधार बटे लंब हो गया, ठीक है। अब समझ गए, फिर हम इसको नहीं लिखते हैं, इसके आधार पर BC/AB हो गया, ठीक है। यानी थीटा कोण के लिए कॉट का वैल्यू आधार बटे लंब यानी BC/AB हो गया। इसके बाद सेक लेते हैं, कॉस है, टैन से पहले कॉस है, तो उसके बाद कॉट के बाद सेक लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है सीकेंट, ठीक है। तो हम लोग ANT को काट देते हैं, सिर्फ सेक लेते हैं। और सेक के साथ एंगल लेना है, तो एंगल में थीटा है, तो सेक थीटा के लिए कॉस का उल्टा है, तो कॉस है B/H, तो ये हो गया H/B, H/B, यानी कि कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है इस थीटा एंगल के लिए, तो एक ही कर्ण है पूरे त्रिभुज में, तो कर्ण हो गया AC, ठीक है, और आधार हो गया थीटा एंगल के लिए BC, ठीक है। तो सेक थीटा हो गया। इसी तरह से कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक किसका फुल फॉर्म है, कोसाइन, 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 इसको हम लोग कॉसेक लिखते हैं, ठीक है। इसमें EC जोड़ देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। चूँकि कोटेंजेंट लेते तो भी गड़बड़ हो जाए, कॉट लेते तो भी पहले लिख चुके हैं, ठीक है ना, इसीलिए कॉसेक लेते हैं। तो कॉसेक थीटा, थीटा एंगल के लिए ये साइन का रेसिप्रोकल है यानी उल्टा है, तो ये हो जाएगा H/P। तो H हो गया कर्ण, A हो गया P हो गया लंब यानी कि L। तो इस त्रिभुज, दिए गए त्रिभुज में कॉसेक थीटा हो गया AC/AB, AC/AB, ठीक है, समझ गए। अब आप कहिएगा कि अगर हम थीटा एंगल नहीं लें, हम अल्फा एंगल लें, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं लेंगे, त्रिभुज का ही है तो क्यों नहीं लेंगे, हम बिल्कुल लेंगे। तो जब लेंगे तो क्या होगा, साइन, इस उस स्थिति में साइन का मान त्रिभुज के आधार पर क्या होगा, तो लिखते हैं हम साइन अल्फा, इस कोण के लिए BC आधार हो गया, कर्ण तो AC ही है, ठीक है। तो अरे लंब हो गया, इस कोण के लिए अब BC लंब हो गया, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण यानी कि BC/AC, ठीक है। अब देखिए इसके लिए फिर कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो अल्फा के लिए आधार AB है, तो AB/AC, ठीक है। उसी तरह से टैन अल्फा क्या हो जाएगा, तो टैन के लिए, अल्फा के लिए ये लंब और ये आधार, तो BC/AB, ठीक है। उसी तरह से सेक क्या हो जाएगा, अरे कॉट अल्फा क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब क्या हो गया, AB/BC, AB/BC,
ये हो गया आधार बटे लंब। उसके बाद सेक अल्फा क्या होगा, तो कर्ण बटा तो कर्ण तो हर हाल में ऐसी ही है, ए बटे आधार तो ए बी हो गया, अल्फा के लिए आधार ए बी है। उसी तरह से कौशिक के लिए, अल्फा के लिए कौशिक का आधा क्या होगा, ये कौशिक को हम लोग कोसिकेंट कहते हैं, कौशिक को हम लोग कोसिकेंट कहते हैं, ठीक है। वहाँ मैं गलत बोला था, कोसिकेंट से कौशिक ले लेते हैं और ए एन टी को काट देते हैं, तो इसीलिए कौशिक होता है। आ गई बात समझ में। कौशिक को क्यों लेते हैं, कौशिक कहाँ से लेते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट में कॉस लेंगे तो कॉस पहले लिया हुआ है, ठीक है, दूसरा ले नहीं सकते, 3 में नहीं बन रहा है किसी भी तरह, इसीलिए हम लोग कौशिक ले लेते हैं और ए एन टी को काट देते हैं सिंबल बनाने के लिए, ठीक है, ताकि पूरी बात लिखना नहीं पड़े। तो कौशिक अल्फा क्या होता है, तो कौशिक अल्फा हो गया साइन का अपोजिट, तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज तो आप जान ही रहे हैं, यानी कर्ण हमेशा एसी ही है, और उसके लिए लंब क्या है, बीसी है, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़े हम लोग, ये इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अनुपात। इसमें देखिए कहीं पर भी इकाई है, कहीं नहीं है, पी कितना सेंटीमीटर या किलोमीटर या फीट या गज, कुछ नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ, तो रेशियो मतलब होता है, हिंदी में अनुपात कहते हैं। अनुपात 2 समान राशि का होता है, ठीक है, 2 समान राशि का ही अनुपात लिया जा सकता है। और जब राशि समान होगी तो दोनों की तभी समान होगी जब इकाई समान हो। अगर इकाई समान नहीं है तो राशि समान नहीं कहलाती है, ठीक है। जैसे 2 रुपया 5 रुपया, तो दोनों में रुपया है तो दोनों समान राशि हो गई, ठीक है। तो हम लोग जैसे कहते हैं कि अरे भैया वो तो 2 रुपया में ये सामान दे रहा है, आप 5 रुपया कैसे कह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उससे बहस कर सकते हैं कि वो 2 में दे रहा है, आप 5 में दे रहे हैं, तो ये कहेगा तो वहीं ले लीजिए। ऐसे सब्जी मार्केट में आप देखते होंगे 2 रुपया में आजकल मिलता भी, सब सब्जी भी नहीं मिलता है, लेकिन लेट इट गो, कोई बात नहीं, लेकिन राशि समान है। अब मान लीजिए एक की हाइट है 6 फीट, दूसरे का है 5 फीट, तो कहते हैं कि 6 फीट ये लंबा है ये छोटा है। ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी लंबाई है 6 फीट और दूसरा आदमी जो है ये खाता है 8 रोटी, तो ये तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ है फीट में, या 6 फीट का है, फीट में उसका इकाई है, और यहाँ रोटी में इकाई है, 6 रोटी है या 8 रोटी है, तो ये 2 समान राशि नहीं हुआ, ठीक है, इसीलिए तुलना नहीं हो सकती है। जब तुलना होगी तो दोनों, मान लीजिए ये सेंटीमीटर, इसका मान अलग होगा, इसका मान अलग होगा, सांख्यिक मान अलग होगा, लेकिन इकाई दोनों की समान होगी, इसीलिए इसको हम लोग अनुपात कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में रेशियो, और चूँकि ट्रिग्नोमेट्री का है इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, समझ गए कि इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन कॉस टैन, और सबका तीनों का रेसिप्रोकल, टैन का कॉट, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक, ठीक है। और चूंकि किसी भी ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल होता है, इसीलिए इस दोनों के आधार पर हम लोग कहते हैं कि इस एंगल के लिए लंब और आधार बदल गया, और इस एंगल के लिए भी लंब और आधार बदल गया। आ गई बात समझ में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं, चूँकि ऐसे तो ये क्लास 10 किसी भी बोर्ड का हो, सब में ट्रिग्नोमेट्री है, और यहीं से शुरू ही होता है ट्रिग्नोमेट्री। हमने एकदम बिल्कुल प्रारंभ से प्रारंभ किया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जहाँ से उसका शुरू होता है वहीं से हमने शुरू किया है। तो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, हर किसी के लिए यह ज़रूरी है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, चूँकि शुरू किए हैं तो थोड़ा सा कंपटीशन के लिए, तो कंपटीशन वाली बात करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और उसका आंसर करते हैं।
ठीक है। जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वह क्वेश्चन एकेडमिक्स में भी पूछ सकता है, कभी कभार पूछा भी गया है। ठीक है, बहुत साल का मेरा अनुभव है और ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। कोई टीचर ही क्वेश्चन सेट करता है तो टीचर तो एक किसी स्कूल या कॉलेज में होगा। और आपका देख रहे हैं कि ये CHL और CGL में तो ऊपर का ट्रिग्नोमेट्री तो पूछता नहीं है, ग्रेजुएशन का ऑलमोस्ट नहीं पूछता है, और 12 लेवल का भी बहुत कम रहता है 10 लेवल का। ठीक है, इसीलिए कि इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में तो मैथ कंपलसरी है नहीं, 10 तक तो कंपलसरी है, और चूँकि मैथ पूछना है इसीलिए 10 लेवल का ही मैथ ऑलमोस्ट रहता है। एक आध क्वेश्चन कहीं रहता है तो उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो कभी फिर इस पर चर्चा होगी, जो पहले एक बार ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग कभी चर्चा करेंगे सीनियर के लिए। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ क्लास 10 तक, और क्लास 10 में जो एंगल लिया गया है हर हमेशा वो एक्यूट यानी 90 से छोटा ही लिया गया है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि उसको क्वाड्रेंट में बांटे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल होता है, हर हाल में फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिया जाता है। ठीक है, लिखा भी है क्लास 10 में कि आपको पढ़ना है 90 डिग्री से छोटे एंगल। ठीक है, त्रिकोणमिति में, और ऐसे ज्योमेट्री में नहीं, सिर्फ त्रिकोणमिति में। तो हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल भी रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है इफ थीटा बी द एक्यूट पॉजिटिव एक्यूट एंगल, इफ थीटा बी द पॉजिटिव acute angle, satisfying cos square theta plus cos 4 theta equal to 1, then find the value of tan square theta plus tan 4 theta। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो ऐसा करते हैं, पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने मिशन पे, क्वेश्चन के मिशन पे। पेन कहाँ गया? पहला फार्मूला है, देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कहिएगा कैसे होता है, तो ये हम बाद में प्रूव करेंगे। ऐसे आप थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं, देख लीजिए एक तरह से। ऐसे देखिए, समकोण त्रिभुज बनाए, ABC लिखे, B 90 हो गया, A और C एक्यूट हो गया। तो अगर हम यह एंगल थीटा लेते हैं तो इस एंगल के लिए साइन क्या हो जाएगा, AB बटा AC। स्क्वायर है तो AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस थीटा के लिए, थीटा ये है तो आधार BC हो गया और कर्ण AC हो गया, तो इसको स्क्वायर है तो BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो AC स्क्वायर ही होगा, और जब एलसीएम वही चीज़ है, दोनों का डिनोमिनेटर समान है, तो ऊपर भी समान, ये ऊपर में दोनों को लिख देंगे। अब जान लीजिए कि AB क्या है, लंब है, ये आधार है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो आप इसको लिखेंगे AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, तो कट के 1 हो गया कि नहीं, तो आंसर 1 हुआ।
इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस थीटा का मान कुछ भी हो, हर हाल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। अब थीटा कहिएगा कि इसका मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 हो सकता है, तो नहीं होगा। अगर है तो इसका मतलब कि दोनों एंगल समान है, एक्स और वाई एंगल समान होगा तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, किसी भी हालत में नहीं होगा। अगर कॉस का और साइन का के कोण का मान अलग अलग है तो कभी भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 का योगफल 1 नहीं होगा। और जिस हालत में भी दोनों का एंगल इक्वल हो जाए, समान हो जाए, तो उसके स्क्वायर का योगफल हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ। इसी के आधार पर देखिए हम कितना फॉर्मूला बनाते हैं। साइन स्क्वायर को यहीं छोड़ दीजिए तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं। इसी से अगर दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो इसका स्क्वायर रूट तो साइन थीटा हो गया और इसका स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आप कहेंगे कि सर प्लस माइनस क्यों नहीं, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये थीटा एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, इसीलिए प्लस में होगा वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर थीटा का वैल्यू कुछ भी लिया जाए उस स्थिति में तब प्लस और माइनस लिया जाएगा, इसलिए कि साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट का क्वाड्रेंट के हिसाब से अलग अलग साइन होता है। उस पर भी हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक ही यही फार्मूला है, इससे 2 नए फार्मूले बन गए। अब इसके बाद साइन को पहले यहाँ छोड़ दिए थे, कॉस उधर ले गए थे। अब कॉस को लेफ्ट साइड में छोड़ देता हूँ और साइन को उधर ले जाता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो अब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखिए एक ही फार्मूला ये है, इसको फंडामेंटल फार्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी भी है क्योंकि थीटा पर निर्भर नहीं करता है। दोनों थीटा जब जब समान होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। ठीक है, तो देखिए 2 और 2 4 फार्मूला अलग से बन गए। अब इसके बाद एक फार्मूला और है जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, तो इसी ट्रायंगल से लीजिए। सेक का वैल्यू क्या लीजिएगा, सेक होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और स्क्वायर है ही तो AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर हुआ ना। और माइनस टैन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो AB स्क्वायर माइनस बटे BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोनों का LCM डिनोमिनेटर समान है, यानी हर बराबर है, तो लघुत्तम भी वही होगा LCM। तो यहाँ क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब आप चित्र देखकर कह सकते हैं कि AC कर्ण है और AB लंब है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, अरे लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर घटो लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यानी कि BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, यानी कि कट के 1 हो गया है ना। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दोनों में थीटा समान होना चाहिए। कुछ भी एंगल दे देंगे यहाँ और यहाँ दोनों भिन्न एंगल देंगे तब 1 नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल शर्त है, ये दोनों एंगल समान होना चाहिए। अगर ये बात समझ में, तभी ये 1 होता है। अब देखिए फार्मूला कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये जो मैं प्रूव किया हूँ। आप वीडियो को फिर से देख करके आप अपना काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं फिर से। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, तो राइट टैन स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम सेक थीटा यानी स्क्वायर रूट करना चाहें तो ये लिखेंगे रूट ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब अगर थीटा एक्यूट है यानी न्यून कोण है तो प्लस ही रहेगा,
और अगर न्यून कोण नहीं है, न्यून कोण से अधिक है यानी 90 से अधिक है, तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। उस स्थिति में हम लोग प्लस माइनस दोनों लगाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद सेक को यहाँ रखे, tan को इधर ले गए, तो अब tan को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए ऐसे लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर वही कंडीशन, यदि थीटा एक्यूट है तो प्लस और एक्यूट नहीं है तो क्वाड्रेंट के हिसाब से चलेगा, तो कभी प्लस भी हो सकता है और कभी माइनस भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से एक फॉर्मूला आपको और है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यह भी 1 होता है। अब प्रूफ आप उसी आधार पर कॉसेक के फार्मूला से, कॉट के फार्मूला से, फिगर के अनुसार आप लिख देंगे और सॉल्व करेंगे तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक है ना। वो आप कर सकते हैं, नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के हमसे आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि सर इसको समझा दीजिए, तो मैं निश्चित समझा दूंगा आपको। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, कि जो क्वेश्चन मैं आज दिया हूँ कम से कम इसको तो सॉल्व करूँ। और आप कंटिन्यू में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा, तो आप जब भी इसको कंटिन्यू कर लेंगे तो आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, और जो भी मैं क्वेश्चन ले लूँगा वो सभी पूछे गए क्वेश्चन होंगे, और जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उसी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से तैयार होना होगा। ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। यहाँ दिया हुआ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस 4 थीटा को यहीं रख लेता हूँ और कॉस स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ। अभी आपने फॉर्मूला में देखा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट लिख देते हैं, तो ये भी साइन थीटा हो जाएगा। आप कहेंगे कि प्लस माइनस की चर्चा क्यों नहीं कर रहे, तो पहले ही लिख दिया कि थीटा विद अ पॉजिटिव एंड एक्यूट एंगल। ठीक है। पॉजिटिव भी है और एक्यूट एंगल भी है। तो जब एक्यूट एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। अब पॉजिटिव क्यों कैसे कह रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए कि पॉजिटिव है तो एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसीलिए दोनों प्लस रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है। ठीक है। tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। ऐसे भी, और आप एक चीज़ और देख लीजिए कि हम अब दिए हुए से इसको लेके चलते हैं, चूँकि शॉर्टकट में बनाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा से आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से लिख सकते हैं ना कॉस 4 को। ठीक है। तो कॉस 4 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आइए, कॉस 4 थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉस 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हो गया ना। तो अब कॉस 4 थीटा को क्या लिखे, अब इसको छोड़ दीजिए, पीछे से इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो कॉस 4 थीटा को हम क्या लिखे, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर अपनी जगह पर है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस कॉस को यहीं रखते हैं, इस कॉस को उधर ले जाते हैं, तो ये गुना में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो उधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा।
तो साइन स्क्वायर थीटा बट बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि टैन स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं? तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। और तो इसका मतलब कि कॉस 4 थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 4 थीटा कितना हो जाएगा? तो टैन 4 थीटा हो जाएगा, है ना? तो LHS जो निकालना है टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन 4 थीटा को क्या लिखेंगे? टैन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? देखिए टैन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर। और टैन 4 को क्या लिखेंगे? कॉस 4 लिखेंगे ना। तो इसका सम तो दिया हुआ है कि 1 होता है, तो इसका भी आंसर 1 हो गया। टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन 4 थीटा इक्वल टू आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, और जो दिया हुआ है 1, तो आंसर 1 हो गया। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इतना कर लेते हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन की बात आती है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन लेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर आगे देखेंगे और कंटिन्यू रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लाभ होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा लगे कि वीडियो अच्छा है तो दूसरे को भी सजेस्ट करिए। और जब भी हो, जो टीचर भी हैं वो भी अगर जो पढ़ाना चाहते हैं, जूनियर क्लासेज को 10 में पढ़ाते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि इससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और पढ़ाने में आसानी होगी। ठीक है, CTET हो चाहे STET हो, सब के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री कंपलसरी है मैथ वाले के लिए। जहाँ कहीं भी मैथ है तो ये क्लास 10 तक का सब के लिए अनिवार्य है, सबको पढ़ना है, इसीलिए आप देख सकते हैं। प्लीज़ दूसरे को सब्सक्राइब करने के बाद दूसरे को सजेस्ट कीजिए और जितना हो सके व्यू कीजिए, तो आपको लाभ होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे फॉर दिस क्लास।